हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है प्रोसेस कॉस्टिंग। इसमें हम करेंगे फीचर्स ऑफ प्रोसेस कॉस्टिंग और हम ये भी देखेंगे कि प्रोसेस कॉस्टिंग टेक्निक अप्लाई कौन कौन सी इंडस्ट्री में होती है। प्रोसेस कॉस्टिंग कॉस्ट अकाउंटिंग की वो टेक्निक है जो हम उन इंडस्ट्रीज़ में लागू करते हैं जिनमें एक प्रोडक्ट को रॉ मटेरियल से फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट होने के लिए कई प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ता है। फॉर एग्जांपल, ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री का मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है। जब हमने गारमेंट्स मैन्युफैक्चर करने हो तो सबसे पहले जो हमारा फर्स्ट प्रोसेस होता है वो क्या होता है? स्पिनिंग। सेकंड होता है वीविंग, कि पहले हम स्पिन करते हैं, फिर हम वीविंग का प्रोसेस करते हैं, फिर जब कपड़ा तैयार हो जाता है तो उसको हम डाई करते हैं, फिर कपड़े पर प्रिंटिंग की जाती है, फिर फाइनल जो है कपड़ा तैयार होता है और उसके बाद जो है हम गारमेंट्स मैन्युफैक्चर करते हैं। अगर हमने प्रोसेस अकाउंट को डिफ़ाइन करना हो तो कैसे डिफ़ाइन करेंगे? प्रोसेस कॉस्टिंग is that form of operation costing which is used to ascertain the cost of the product at each process or stage of manufacturing where process is carried। इसका क्या मीनिंग हुआ कि जैसे ये हमारा फर्स्ट प्रोसेस है तो फर्स्ट प्रोसेस हमारी स्पिनिंग है, तो स्पिनिंग करने में हमें कितनी कॉस्ट आई हम यहीं पर उसकी कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे। ऐसे ही जब सेकंड प्रोसेस हमारा होगा, ये वीविंग होगा, तो वीविंग करने में कितनी कॉस्ट आई वो हम वीविंग प्रोसेस में ही कैलकुलेट कर लेंगे। ऐसे ही जब हमारा प्रोसेस 3 आएगा तो प्रोसेस 3 की हमारी कितनी कॉस्ट आई वो हम यहाँ पर कैलकुलेट कर लेंगे। उसके बाद प्रोसेस होगा गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग, तो गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग की जो कॉस्ट है वो हम फोर्थ प्रोसेस में फाइंड आउट करेंगे। जब हम फीचर्स करेंगे तो उसमें मैं आपको समझाऊंगी कि किस तरह कॉस्ट कैलकुलेट की जाती है फ्रॉम हर एक प्रोसेस की। एप्लीकेशन ऑफ प्रोसेस कॉस्टिंग अप्लाई कौन कौन सी इंडस्ट्रीज़ में होता है? अभी जैसे मैंने आपको एग्जांपल में बताया था कि उन सभी इंडस्ट्री में ये मेथड अप्लाई किया जाता है जहाँ पर रॉ मटेरियल से फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट होने के लिए मटेरियल को कई प्रोसेस में से होकर गुजरना पड़े, तो वहाँ पर हम इस मेथड को अप्लाई करते हैं। जैसे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री, केमिकल इंडस्ट्री, शुगर इंडस्ट्री, प्लास्टिक इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्री, पेंट्स एंड वार्निश इंडस्ट्री, इंडस्ट्रीज प्रोड्यूसिंग ड्रग्स एंड मेडिसिन्स, आइस प्लांट्स, ऑयल इंडस्ट्री, या जैसे डेयरी प्रोडक्ट से रिलेटेड अगर कोई इंडस्ट्री है उनमें हम प्रोसेस कॉस्टिंग टेक्निक अप्लाई करते हैं। फीचर्स ऑफ प्रोसेस कॉस्टिंग, कि प्रोसेस कॉस्टिंग हम किस इंडस्ट्री में अप्लाई कर सकते हैं, वहाँ कौन कौन से फीचर में होंगे तो प्रोसेस कॉस्टिंग अप्लाई होगी। नंबर वन है प्रोडक्शन इज कंटिन्यूस, हम उस इंडस्ट्री में प्रोसेस कॉस्टिंग यूज करते हैं जहाँ पर प्रोडक्शन कंटिन्यूस हो, कंटिन्यूस फ्लो ऑफ प्रोडक्शन हो। जैसे हमारी सपोज जैसे सोप इंडस्ट्री है, तो ऐसे ही सेकंड फीचर क्या है? द प्रोडक्ट इज होमोजीनियस। होमोजीनियस का क्या मतलब कि आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स होते हैं। जैसे अभी मैंने आपको सोप इंडस्ट्री का एग्जांपल दिया, तो सोप में क्या है कि जो सोप केक जिसको हम कहते हैं, सोप के जो पीस होते हैं वो एक जैसे हैं। अगर हम 100 जो है बेसिंग सोप्स 100 यूनिट्स उसके प्रोड्यूस करेंगे तो 100 की 100 यूनिट्स एक जैसी होंगी। जैसे सपोज आपने लक्स साबुन लिया तो लक्स के अगर 10 यूनिट्स लोगे वो भी उसी डिज़ाइन के होंगे। अगर हम 100 यूनिट्स परचेज करेंगे तो वो भी एक ही डिज़ाइन के होंगे। तो वो क्या है? आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स। नेक्स्ट है प्रोसेस इज स्टैंडर्डाइज। स्टैंडर्डाइज का क्या मीनिंग है कि जो हमने आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं वो स्टैंडर्डाइज है, एक स्टैंडर्ड फिक्स कर दिया जाता है कि जैसे डिजाइन से रिलेटेड अगर स्टैंडर्ड है तो सभी के डिजाइन एक जैसे होंगे। प्राइस है, सभी की प्राइस एक जैसी होगी, शेप एक जैसी होगी, वेट एक जैसा होगा। वो स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट्स होते हैं। नेक्स्ट है द आउटपुट ऑफ वन प्रोसेस बिकम्स द रॉ मटेरियल ऑफ द अनदर प्रोसेस। जैसे मैंने आपको बताया कि जो प्रोसेस 2 से ज़्यादा प्रोसेस होते हैं, जैसे एक प्रोडक्ट है उसमें 3 प्रोसेस हैं, ये सेकंड प्रोसेस है, ये हमारे पास थर्ड प्रोसेस। तो प्रोसेस 1 का जो रॉ मटेरियल है, यहाँ रॉ मटेरियल हमने यूज़ किया तो इसका जो आउटपुट होगी तो दैट विल बी दी रॉ मटेरियल फॉर द सेकंड प्रोसेस। जो सेकंड प्रोसेस की आउटपुट होगी दैट विल बी दी रॉ मटेरियल
फॉर द थर्ड प्रोसेस टिल फिनिश्ड प्रोडक्ट इज प्रोड्यूस्ड। यही प्रोसेस चलता जाएगा फॉर ऑल दी प्रोसेस। नेक्स्ट है द आउटपुट ऑफ लास्ट प्रोसेस इज ट्रांसफर्ड टू द फिनिश्ड स्टॉक। तो जो लास्ट हमारा प्रोसेस होगा उसके बाद हमारा क्या बन जाएगा, फिनिश्ड स्टॉक तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट है कॉस्ट्स आर कलेक्टेड प्रोसेस वाइज। ये जितने प्रोसेस होंगे तो हर एक प्रोसेस में हम कॉस्ट वहां पर कलेक्ट करेंगे। जैसे सपोज ये हमारे पास प्रोसेस 1 है, तो प्रोसेस 1 में हमारे पास मटेरियल की कॉस्ट है, वेजेस है हमारे पास, डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं या ओवरहेड्स हैं। ये सभी कॉस्ट जो है हम उसी प्रोसेस में कलेक्ट करेंगे। तो फिर बाकी अगर हमारे पास कोई नॉर्मल लॉस है या एबनॉर्मल लॉस है तो उसकी एंट्रीज करने के बाद जहाँ जो प्रोसेस 1 की आउटपुट आएगी वो हम नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफर कर देंगे। तो इसी तरह जिस तरह हमने यहाँ कॉस्ट कलेक्ट करी, इसी तरह प्रोसेस 2 में भी कॉस्ट कलेक्ट होगी, इसी तरह प्रोसेस 3 में भी कॉस्ट कलेक्ट होगी। जितने प्रोसेस होंगे उस हिसाब से हम कॉस्ट कलेक्ट करते जाएंगे टिल द लास्ट प्रोसेस। नेक्स्ट फीचर है बोथ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट्स आर एक्यूमुलेटेड इन ईच प्रोसेस। ये मैंने आपको इसी एग्जांपल में जैसे यहाँ बताया है कि जैसे यहाँ पर डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी हैं, ओवरहेड्स भी हैं, तो ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट जो है सभी उसी प्रोसेस में एक्यूमुलेट की जाती है। नेक्स्ट है इफ देयर इज स्टॉक ऑफ सेमी फिनिश्ड गुड्स, अगर एट द एंड देयर इज सेमी फिनिश्ड गुड्स इट इज एक्सप्रेस्ड इन इक्विवेलेंट यूनिट्स। हम उसको इक्विवेलेंट टू फिनिश्ड गुड्स के रूप में एक्सप्रेस करते हैं। इसका अलग मेथड है, ये हम अपनी आने वाली वीडियोस में करेंगे। नेक्स्ट है the total cost of each process is divided by normal output of that process to find out the cost per unit of that process। का क्या मीनिंग है, जैसे मैंने अभी आपको पीछे एग्जांपल समझाया था कि जैसे ये हमारे पास प्रोसेस 1 है तो हमारे पास क्या है, मटेरियल। सपोज ये मटेरियल हमारे पास 2000 है, फिर वेजेस हमारे पास 500 है, टू डायरेक्ट एक्सपेंस 500 है, टू मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स हमारे पास है 1000। ये हमारे पास टोटल कितना हो गया, ये हमारे पास 4000 हमारी कॉस्ट है। तो इधर अगर हमारे पास जो 4000 अगर सपोज हमारी आ गई तो यूनिट्स अगर सपोज हमारे ये है हमारे पास 1000 यूनिट्स हैं। तो जब हमने ये क्या लिखा है, द टोटल ऑफ ईच प्रोसेस इज डिवाइडेड बाय नॉर्मल आउटपुट ऑफ दैट प्रोसेस। तो नॉर्मल आउटपुट जो हमारी होगी, ये नॉर्मल क्यों लिखा है कि अगर सपोज हमारे पास नॉर्मल लॉस है, सपोज नॉर्मल लॉस हमारे पास आया, हम मान लेते हैं कि हमारे पास नॉर्मल लॉस जो है वो 100 रुपीज हमारी नॉर्मल लॉस है। तो अब हमने निकालना है बाय प्रोसेस 2, जो ये हमारी आउटपुट है इस प्रोसेस की। तो अब हम आउटपुट कैसे निकालेंगे, द टोटल कॉस्ट ऑफ ईच process is divided by normal output of that process to find out the cost per unit of that। normal output कैसे निकलती है कि जैसे 4000 हमारा डेबिट साइड का टोटल था, ये हमारी क्रेडिट साइड है, तो इसमें से हम नॉर्मल लॉस लेस कर देते हैं तो ये 3900 हमारे पास कॉस्ट आ गई। यहाँ हम 3900 को आपने यूनिट से डिवाइड करना, यूनिट्स हमारे पास हैं 1000, तो हमारा आंसर कितना आ गया 3.9। 3.9 हमारी कॉस्ट है, पर यूनिट कॉस्ट है। 3.9 जो है ये क्या है, पर यूनिट कॉस्ट ऑफ दिस प्रोसेस। तो इस तरह जो है हम पर यूनिट कॉस्ट निकालते हैं। जितने हमारे प्रोसेस होंगे सभी में इस तरीके से हम कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करेंगे। तो स्टूडेंट्स, दीज वर द फीचर्स ऑफ प्रोसेस कॉस्टिंग। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे मेथड्स ऑफ प्रोसेस कॉस्टिंग। थैंक यू।